Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स फिजिक्स मंत्रा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स यूनिट 2। हाँ जी, सही सुना आपने, यूनिट 2 को हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन यूनिट 2 को समझने से पहले हमें कुछ इसके मैथमेटिकल टूल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो आज मयंक तिवारी यानी मैं शुरू करने जा रहा हूं डिफरेंशिएशन। तो देखिए गौर से, डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन कुछ खास नहीं है यार, सिंपल है, समझ लोगे। मैथमेटिकल्स की अगर हम बात करें तो एक ब्रांच है उसमें कैलकुलस के अंदर आता है आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन की नीड क्यों पड़ी? डिफरेंशिएशन की नीड बेटा इसलिए पड़ी कि जब हम डिफरेंस देख रहे थे तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस आए जो अमाउंट में बहुत छोटे थे, या ये कह लो कि नियर टू जीरो थे, तो वहां पर डिफरेंशिएशन को लॉन्च किया गया। बात यही सर, मैथ तक तो ठीक था, हम इसको फिजिक्स में लेकर के क्यों आए और मोशन से पहले ही नीड क्यों पड़ी? तो कुछ ग्राफ्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, तो दिमाग यहीं पर लगा के रखना बच्चे। तो जैसे मान लो फॉर सपोज कि हमने एक ग्राफ लिया हुआ है x एंड y, ठीक है, बहुत कायदे में समझिएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ये तो कुछ पता ही होगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होते हैं। जिसको नहीं पता है फटाफट समझ लो, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो खुद पर डिपेंड हो वो इंडिपेंडेंट कहलाती हैं। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो अपनी चीजों के लिए दूसरे पे डिपेंड हो वो डिपेंडेंट कहलाती हैं। सिंपल सा एग्जांपल दूं तो तुम्हारी लड़ाई हो गई और तुमने अकेले गुंडों को मार भगाया तो तुम भैया इंडिपेंडेंट हो। गुंडों को भगाने के लिए तुम्हें 5 दोस्तों की नीड पड़ी तो तुम डिपेंडेंट हो। जैसे कि अब ध्यान देना जरा, जोक्स अपार्ट, हम यहां बोलते हैं डिस्टेंस टाइम, याद करो थोड़ा ध्यान दो, बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम। तो टाइम देखो क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड है क्या? नहीं डिपेंड है, अपने मस्त मौला ठुक 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 चलता जा रहा है। मजाक में मत लो, सीरियसली लो, टाइम चलता जा रहा है। ये तो डिपेंड है, माना डिस्टेंस डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड है, वेलोसिटी डिपेंड है, टाइम डिपेंड नहीं है। ये जा रहा है, रोक सको तो रोक, नहीं तो ये तो फुर्र हो जाएगा। कहने का मतलब ये था कि डिपेंडेंट हमारे किस पर जाएंगे? डिपेंडेंट किस पर जाएंगे बेटे? y एक्सिस पर जाएंगे, और इंडिपेंडेंट किस में जाएंगे? x एक्सिस में जाएंगे। ये बताने का रीजन, बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है जब वो ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कि सर हम डिस्टेंस को किस एक्सिस में लें और टाइम को किस एक्सिस में लें। तो आज तुमको ये क्लियर हो गया होगा। जो बहुत ही महामूर्ख प्राणी है उनके लिए, जो आगे है उसको बेटा y में ले लो और जो पीछे उसको x में ले लो। इससे इजी नहीं बता सकता भाई। जो आगे लिखा है उसको y एक्सिस में और जो बैक साइड लिखा है उसको x एक्सिस में। बाकी की बातें जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन शुरू करूंगा तब देख लेना। अभी अपने डिफरेंशिएशन टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। कौन सा ले लिया बेटे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप ड्रॉ करते हैं तो वो स्लोप किसको दिखाता है? वेलोसिटी को शो करता है। ये तो पता ही होगा, नहीं पता है तो सीख लेना। अभी वेलोसिटी को शो करता है। ये भी पता होगा कि अगर स्ट्रेट लाइन जा रही है तो इसका मतलब कांस्टेंट है। अगर कर्व में लाइन जा रही है, तो उसका मतलब वैल्यू वेरिएशन में है। तो यहां पर आपको सिंपली वे में दिख रहा है कि वैल्यू कांस्टेंट है। अगर मैं यहां कहता बेटे कि इस स्लोप को फाइंड करो, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप फॉर दिस
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो सिंपल था, तुम क्या करते हैं सर, किसी भी पॉइंट पर मान लो फॉर सपोज हमें इन दो पॉइंट्स पे अपने स्लोप को फाइंड करना था, तो हम सिंपली एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही तो करते हैं बच्चों, ध्यान दो, टुक 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 बोले, टुक 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 बोले, टुक 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 टुक, शुम 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 शुम। टाइम तो बताओ बेटा, T1 बोलो, T2 बोलो, चल जी T2, ये चल जी D1, ये चल जी D2। हाँ कुछ ऐसा ही, T1 T2 D1 D2। तो तुम्हारे सामने एक ट्राइंगल आ जाता है, देखो ये और स्लोप का फॉर्मूला तुम्हें पता था, m = tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला किसको किसको याद है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माला या तुम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही फॉर्मूला होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो खुल के आ रहा है सामने, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये हो गई x2, और यहां से यहां देखो तो ये हो गई x1। सेम बेटा यहां से यहां तक हो गया आपका d1, और यहां से यहां तक हो गया d2। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, सेम y2 माइनस y1। अब यहां पर हमने t लिया था, यहां पर d लिया था, तो हम x2 x1 ना लिख करके क्या लिख देंगे, बोलो बोलो, T2 माइनस T1। तो ये हो गया T2 माइनस T1, और ये हो गया हमारा D2 माइनस D1। ठीक, अब हमें ये पता D2 माइनस D1, ये पता T2 माइनस T1, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1। तो सिंपल आ गया डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। तो हमें मालूम है इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो किसको शो करेगी, वो किसको शो करेगी, वेलोसिटी को शो करेगी, और मीटर पर सेकेंड में सर आ जाएगी। अच्छा यहां पर सिंपल है कि नहीं, अगर हमें यहां पर स्लोप निकालने को भी दिया जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस लाइन की अगर वेलोसिटी की हम बात करें तो यहां पर पूरी स्ट्रेट लाइन पर हम वैल्यू कहीं पर भी फाइंड करें वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन इसके बाद ही ट्विस्ट शुरू होता है, और डिफरेंशिएशन का जहां से जन्म हुआ हमारे लिए वो समझो। बड़े बड़े साइंटिस्टों की बड़ी बड़ी बातें, तुम छोटा सा पाव खाते तो पूरी पूरी बात समझ जाते हैं। गंदा जोक था ना, हंसो, अच्छा ना हंसो, देखो गौर से, सेम ग्राफ लेता हूं, कोई अलग नहीं, डिस्प्लेसमेंट, और यहां हमने ले लिया टाइम। अब बेटा गौर से सुनो, जितने बैठे हो, जितने देख रहे हो, दिमाग में जितने भी नट बोल्ट है सबको टाइट कर लो। हैं शर्म आ रही, शर्माओ नहीं, 11th है, वेलकम टू क्लास 11। बहुत टफ है आपके जीवन में, आपकी पूरी लाइफ में पीजी से लेकर के 12th तक अगर कोई क्लास बहुत टफ है तो बेटा वही 11th है। सर 3 महीने निकाल दिए लॉकडाउन के चक्कर में, कोई बात नहीं, अभी जाग जाओ, अभी ज्यादा टाइम नहीं बीता है, सीखो। यहां से बेटा बहुत सीरियसली रहना है, बहुत सीरियसली। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, लेकिन यहां पर अगर मान लो हमारा ये जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, और मैं कहूं कि बच्चे मुझे इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू क्या होगी बता दो, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि सर हर पॉइंट पे ये जो वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू वेरी कर रही है। सर देखो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, सेम नहीं है। इसके पहले वाले केस में सेम थी, लेकिन यहां सर सेम नहीं है, वैल्यू कंटिन्यूअसली
चेंज हो रही है। और यहां से कुछ याद भी आ रहा होगा, क्लास 9th में पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, हर एक पर्टिकुलर टाइम सेकेंड के बाद चेंज होती थी। जैसे मान लो तुमने बाइक ली, अब तुमने स्टार्ट की, एक्सेलरेट किया, तो उसका सोच के देखो कि जब तुमने शुरू किया बाइक चलाना तो जिस कंडीशन में तुम्हारी स्पीड पहले थी, एक्सेलरेट किया तो कंटिन्यूअसली या तो स्पीड इंक्रीज करेगी या स्पीड डिक्रीज कैसे करेगी, इंक्रीज करेगी। तो वहां पर देखो हर एक पर्टिकुलर सेकंड के बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, याद आया, वही वेलोसिटी क्या बन जाती है, इंस्टेंटेनियस, यानी इंस्टेंटली, क्षण भर में जो अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। अब यहां पर मैं कहता कि स्लोप निकालो, तो स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करो, तो भैया इसको किया, देखो कुछ ऐसा आया, यहां पे किया कुछ ऐसा आया, तो यहां पर प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी, क्योंकि हर एक टेंजेंट के लिए वैल्यू अलग अलग आ रही थी। अब यहां हम स्लोप कैसे निकालें, क्या करें, सारे साइंटिस्ट मिल गए, दिमाग लगाया गया कि कुछ तो करो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। तो यहां साइंटिस्टों ने यह कहा कि यार अच्छा, गौर करने की क्या बात है, गौर करने की बात यह थी, गौर करने की बात यह थी कि अगर हम इस ग्राफ को देख रहे हैं और इस पॉइंट पर लेते हैं, भाई देखो सिंपल है ना, देखो ऐसे मिला देंगे, ऐसे ऐसे, तो यहां पर हमारा क्या था, x1 x2, ठीक, चलो यार यही लो, t1 t2 लिया था, तो ये हो गया t1, ये हो गया t2, इस पॉइंट पे ऐसे देखो नीचे, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1, और ये हो जाएगा हमारा d2 माइनस d1, d2 माइनस d1। लेकिन प्रॉब्लम यहां ये आई कि ये स्ट्रेट लाइन तो जा नहीं रही है, ट्राइंगल तो बन नहीं रहा है कि एंगल थीटा के साथ हम बोल दें परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वहां के साइंटिस्टों ने, यहां के साइंटिस्टों ने, ऊपर के साइंटिस्टों ने, नीचे के साइंटिस्टों ने, सबने दिमाग लगाया कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सके। तो देखो गौर से कि क्या किया गया। हाँ, अब आ रहा है मजा डिफरेंशिएशन पढ़ने का। देखो बच्चों क्या किया गया, इन्होंने ये कहा, क्या कहा, जैसे मान लो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया हमारा टाइम, ठीक है, ये कहीं हमारा ग्राफ जा रहा था। तो उन्होंने ये कहा कि जिस पॉइंट पे आप बात करो तो कुछ ऐसी छोटी सी पॉइंट लो, छोटे छोटे पॉइंट लो, नियर पॉइंट लो, जहां पर हमारा टेंजेंट ड्रॉ हो सके इजिली। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, देखो गौर से, यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो देखो कट नहीं हो रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। जैसे यहां लो ये एक पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया। अब हमने यहां ड्रॉ किया ऐसे, या फिर यहां ड्रॉ किया ऐसे, देखो गौर से ऐसे। तो बात ये है कि सर ड्रॉ तो कर दिया, अब हम अगर इसकी बात करें t1 की या t2 की या d1 की या d2 की या t1 की या t2 की या d1 की या d2 की, तो डिफरेंस जो है वो बड़ी मुश्किल में आएगा, बड़ी मुश्किल में आएगा। ये तो बच्चों फिर भी बड़ा है। अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, तो ये कुछ ऐसा निकल रहा था, ये वाला पॉइंट कुछ ऐसा निकल रहा था। तो इसको और नियर गए, समझिएगा जरा, ऑलरेडी ये डिस्टेंस कम थी, ये वाली डिस्टेंस ऑलरेडी कम थी, अब हम और नियर गए यानी कुछ ऐसे गए, देखो ऐसे, इसके पास और गए। अब इसको जूम किया तो कुछ ऐसा आया, देखो ऐसा। तो साइंटिस्टों ने यह बोला
कि अगर हमें स्लोप ड्रॉ करने हैं, इस तरीके की कंडीशंस बनानी है, तो हम जो 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये लेंगे, उसके जो बीच की डिस्टेंस हो वो बिल्कुल नियर टू जीरो हो, मतलब कि ऐसी हो कि एक प्लेस पहले हम वैल्यू रख दें तो वो जीरो हो जाए। जीरो तो नहीं हो पाएगी, जीरो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी वैल्यू हो कि अगर हम एक प्लेस पहले रख दें तो पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाए। बात समझ में आ रही? तो इतनी छोटी डिस्टेंस बनाने के लिए अब वैल्यूज तो निकाल पाना बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन सबने देखी कि अगर x की वैल्यू चेंज हो रही है, देखो अगर x की वैल्यू चेंज हो रही है, अगर यहां पर x1 था तो यहां y1 था, अगर यहां पर x2 हुआ तो यहां पर भी तो y2 हुआ, हो रहा है ना। उन्होंने यह गौर किया कि वैल्यूज तो चेंज हो रही हैं, तो वहां पर अप्रोच ये आई कि अगर हम इसकी बात कर लेते हैं भी, चलो देखो, अगर मान लो फॉर सपोज ये हो गया हमारा x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2, तो यहां पर जो डेल y अपॉन डेल x हुआ वो अप्रोच ये बनी कि ऐसी लिमिट लगाओ कि ये डेल x की जो वैल्यू हो वो नियर टू जीरो जाए। ऐसी लिमिट लगाओ कि जो डेल्टा x है उसकी वैल्यू नियर टू जीरो जाए। और बेटा फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज को जिसकी वैल्यू अप्रोच करे जीरो के लिए हम उसको डेरिवेटिव बना लेते हैं, यानी dy बाय dx बना लेते हैं। अब इस dy बाय dx को भी समझते हैं। बात समझ में आई कि नीड कहां से पड़ी इनकी? क्योंकि इनकी हमें नीड यहां से पड़ी। डेल वाई बाई डी एक्स तो आया, लेकिन उसकी वैल्यू कैसी आ रही थी? बिल्कुल अप्रोच टू जीरो आ रही थी। और उतनी छोटी वैल्यू के लिए हमने क्या बनाया? डी वाई बाय डी एक्स बनाया। यानी ये डेल वाई बन गया हमारा डी वाई और डेल एक्स बन गया हमारा डी एक्स। लेकिन इन दोनों के बीच में जो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 है वो बिल्कुल जस्ट केप्ट नियर टू जीरो है। दैट इज वाई वी कॉल्ड इट डी वाई बाय dx। अब dy बाय dx को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि ये dy बाय dx है क्या। dy dx, dy ऑफ dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब देखो y की जो वैल्यू चेंज हो रही है, y की जो वैल्यू चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, वो बनकर आ गया हमारा dy बाय dx। तो इस तरह से हमें नीड पड़ी डिफरेंशिएशन की। फिर से एक बात देखते हैं, वो स्लोप जिनकी वैल्यू निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा तो साइंटिस्टों ने यह दिमाग लगाया कि जब हम दो टर्म ले y1 y2 या x1 x2 का डिफरेंस निकालें तो उसकी जो वैल्यू है वो अप्रोच टू जीरो है, मतलब बहुत नियर टू जीरो है। इतनी नियर टू जीरो है कि अगर हम एक प्लेस पहले की वैल्यू रख दें तो वो पूरी इक्वेशन जीरो बन जाए। तो उतनी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो उसको हमने किसके फॉर्म में निकाल दिया? डिफरेंशिएशन के फॉर्म में निकाल दिया। बात समझ में आई? तो वो बन गया हमारा dy बाय dx। अब ये dy बाय dx क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि क्या किस रेट में, किस दर से चेंजमेंट हो रहा है y में, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। मतलब x के रिस्पेक्ट में y में कितने रेट से चेंज हो रहा है, यह बनकर आया dy बाय dx। आई विश कि इतना क्लियर हुआ होगा कि डिफरेंशिएशन की शुरुआत क्यों हुई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं विथ फॉर्मूलाज। फॉर्मूलोज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उस पर ही पूरी डिफरेंशिएशन बेस्ड है।
slope through the point is called the tangent line. And the tangent line is just what the chord turns into as the points get closer together. And the slope of the tangent line at that point is the slope of the hill. Before they actually reach zero, small numbers are marked by the Greek letter delta. Delta y is a small change in y. Delta x, a small change in x. So delta y over delta x is merely a ratio of two small numbers. When the small numbers shrink to zero, that ratio becomes a derivative, and the deltas become a new symbol, dy over dx, the symbol of the derivative, which means the derivative with respect to x of the quantity y. Once the simple mechanics are mastered, finding the derivative for just about anything is no harder than flipping a switch.